So, good evening class. How are you all today? I think you all would be enjoying your classes and your, what is that? Countdown? Lockdown? Okay, it's lockdown, huh? Okay. Not an issue. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, दिस विल बी आवर लास्ट क्लास ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ कि पिछला सारा कुछ क्लियर है ना? एक बार हम लोग रिकॉल करें चीजों को. तो सबसे पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था. दैट वेयर दे आर मैलिएबल, सोलुरस, डक्टाइल मेटल्स. और इसका ही जस्ट उल्टा नॉन मेटल्स के लिए. इसके साथ हमने कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ा था, isn't it? हमने एक्सेप्शनल भी पढ़ा था, जैसे नॉन मेटल्स, द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन. द मेटल दैट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी. नहीं, ये सारा कुछ याद है ना? द मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ इज सोडियम और पोटेशियम. ओके. The most reactive metal, the metals that are kept in kerosene, sodium and potassium. ये सारा कुछ याद है ना आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद हमने मेटेलॉइड्स भी पढ़ा था, याद है? मेटेलॉइड्स को भी हमने पढ़ा था ना? तो मेटेलॉइड्स क्या होता था? मेटेलॉइड्स were the elements that were moderately as important as metal and as important as non-metal. मतलब जो कि मेटल भी था, नॉन मेटल भी था. दैट मीन्स वाज possessing the property of both metal and non-metal, isn't it? Okay. तो इन सारी चीजों को तो हम जान रहे थे. अच्छा, आपको मैंने बहुत अच्छे से नाम को भी याद करवाया था मेटेलॉइड का, याद है कि नहीं? मेटेलॉइड्स के नेम्स एंड एटॉमिक नंबर याद है ना? सिलिकॉन, बोरोन एंड सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, आर्सेनिक, after that antimony, tellurium, polonium, astatine. याद है ना आप लोगों को? एटॉमिक नंबर 5, 14, 32, 33, 51, 52, 84 एंड 85. अच्छे से याद होना चाहिए सब. टेस्ट में अगर किसी की भी कुछ भी गलती हुई ना, यू डोंट नो हाउ मच डेंजरस आई एम. गलती नहीं होनी चाहिए. जो भी होगा इशू आप आज की क्लास में फिनिश करवाओगे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था. आपने 1 to 20 किया भी था. मैंने आपको बोला है 1 to 36 याद करने के लिए. अभी मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा, ओके ना? सारा कुछ याद कर लो. 1 to 36 एटॉमिक नंबर, 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा कुछ आपका हो जाना चाहिए. ओके. उसके बाद हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था. द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वाज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होता है? बिकॉज मेटल्स फॉर्म कैटायन, उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन, उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, isn't it? ओके. उसके बाद हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, इन एयर with oxygen, reaction of metal with dilute acids and so on. जो भी reactions के बाद जो product बन रहे थे वो हमने पढ़ा था. नॉन मेटल्स को भी हमने कुछ इस तरह से ही पढ़ा था. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं? व्हेन नॉन मेटल्स आर ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, व्हाट इज द सो प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स वाटर से जनरली रिएक्ट नहीं ही करते हैं. द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज फास्फोरस. तो उसको क्या किया जाता है? वो एयर के कांटेक्ट में रहने से उसमें आग लग जाती है, इसलिए हम लोग उसको पानी में रखते हैं, है ना? ये सारा कुछ बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब हमारे पास पढ़ने के लिए है क्या? मेटलर्जी. दिस वेरी मेटलर्जी. ये मेटलर्जी होता क्या है भाई? तो देखो आप, हो सकता है नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आप लोगों को नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन नोट्स प्रोवाइड कर देने से सिर्फ क्या है? वैसा नोट्स तो आपका बुक ही सबसे बड़ा नोट्स है. लेकिन क्या है कि चीजों को समझाना. व्हाट इज द वर्क ऑफ अ टीचर? अ ट्यूटर इज एग्जैक्टली और इज जस्ट योर मेंटोर, वन हु गाइड्स, वन हु एडिफाइज द पाथ. मतलब क्या है कि आपको रास्ता पता है,
लेकिन चलना कैसे ये नहीं पता है, चलना कैसे ये नहीं पता है। तो ये कौन बताता है? ये आपको आपके टीचर बताते हैं। तो मैं वही बोल रहा था कि नोट्स प्रोवाइड करना इज जस्ट अ इजी टास्क, लेकिन सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर देने से ऐसा थोड़ी आपको सारा कुछ पता हो जाएगा। चीजों को बाय हार्ट गेन कर लेना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट बट द मोस्ट फ्रूटफुल टास्क, ठीक है ना। तो इस चीज में आपको यू शुड हैव एक्सपर्टीज इन दिस ओनली। मेटलर्जी इज द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। I repeat, metallurgy is the entire scientific and technological process used for extraction or isolation of metals from their ores. Wow. Once more I'm going to repeat it. The entire scientific and technological process. तो बच्चों हम लोग देखो इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमने पढ़ लिया, इसका इलेबोरेशन के लिए थोड़ा बहुत हम लोग अकरेंस पे आते हैं। अभी हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे मेटल्स के बारे में पढ़ा, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, बहुत कुछ है। आयरन का भी आप इतना सारा उपयोग देखते हो, इतना सारा एप्लीकेशन है आपके घर के चारों तरफ, आप आयरन से घिरे हुए हो। गोल्ड तो एक नॉबल मेटल है, उसके इतने सारे ऑर्नामेंट्स होते हैं। सिल्वर भी एक नॉबल मेटल है, प्लैटिनम भी, मतलब बहुत सारे जितना भी मेटल्स है। आखिर ये मेटल्स हमें मिलता कहां से है? ये मेटल्स प्राप्त कहां से होता है, होता कहां पे है? जैसे मैं अगर आपसे पूछ ले, अभी गर्मी का सीजन है, मई, इट्स मे, टुडे इज 13 में, तो अब आम का सीजन आ गया। नहीं, अब आम टूटेगा, फिर पकेगा, फिर हम लोग जबरदस्त आम खाएंगे गर्दा उड़ा के ना। तो क्या है कि अगर आपसे पूछे कि अच्छा आम आपके पास आ गया, ये आम आता कहां से, होता कैसे है? तो भाई बहुत सिंपल सा आंसर है। आम का कुछ सीड्स होता है, उसको मिट्टी में रोपे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद, मतलब आफ्टर ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल के बाद वो छोटा सा जो बीज हमने मिट्टी में डाला था वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। फिर उस पेड़ में आम का फल होता है, फिर उसको तोड़ के हम लोग उसको, वो जब पक जाता है हम लोग तोड़ के उसको खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आम होता कहां है? पेड़ पर। बहुत अच्छी बात है, पेड़ पर होता है तो हम लोग उसको पेड़ से तोड़ के प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से माय क्वेश्चन इज कि ये मेटल्स आता कहां से है, मेटल्स होता कहां पे है, अकर कहां पे होता है? वेयर डू दीज स्टूपिड मेटल्स अकर? अकरेंस ऑफ मेटल। तो बच्चों ये जो मेटल्स है ना, ये मेटल हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलता है। अर्थ का क्रस्ट आपने पढ़ा होगा, आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। अर्थ का 3 पार्ट है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। द अपर मोस्ट पार्ट इज क्रस्ट, उसके बाद फिर मेंटल है, फिर सबसे नीचे में अर्थ का कोर होता है। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, एसएसटी में। ओके, तो हम लोग मेंटल और कोर तक तो जा ही नहीं सकते हैं, वहां तक जाना ही नहीं है। अर्थ के क्रस्ट को जब डिग आउट किया जाता है, जब बहुत दूर तक अंदर, बहुत बड़ा सा, उसमें डिग आउट करना मतलब खोदना, ठीक है, उसका क्या किया गया, मिट्टी निकाल के अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचा जाता है। तो अर्थ के क्रस्ट में हमें कुछ यूनिक सब चीज देखने को मिलता है, यूनिक सब पत्थर। अर्थ के क्रस्ट में क्या हो सकता है? स्टोन, सैंड एंड मड, यही 3 चीज ना। या तो पत्थर होगा, या नहीं तो मिट्टी होगा, और या नहीं तो फिर सैंड होगा, बालू। इन तीनों के अलावा अगर कोई ऑकवर्ड सा चीज दिख जाता है, मिट्टी, सैंड और स्टोन के अलावा अगर कोई ऑकवर्ड सा चीज दिख जाए, जो कि ना ही सैंड है, ना ही मिट्टी है, ना ही पत्थर है, अगर वो पत्थर है भी तो नॉर्मल पत्थर नहीं, किसी कोई अलग क्वालिटी का पत्थर है, तो वैसा जो ऑकवर्ड सा चीज होता है, कोई यूनिक सा चीज जो होता है, that is called mineral, that is called minerals, ठीक है। और ये मिनरल्स जहां पे होता है, अर्थ के क्रस्ट को डिग आउट करके जो हम लोगों को वो यूनिक सा पत्थर मिलता है, जिसको हमने मिनरल्स कहा, तो वो पार्ट, वो अर्थ का पार्ट जहां पर हमने डिग आउट किया है, that very part is known as mines।
आपने सुना होगा कोल माइंस है, कोल COAL, कोल माइंस MINES, आपने ये वर्ड सुना है ना। रानीगंज में, रानीगंज बहुत लोगों के रिलेटिव होंगे, स्पेशली जो लोग चित्ररंजन से हैं हमारे, तो रानीगंज इट इज ऑल्सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन देयर आर बंगालीज, ठीक है। तो रानीगंज में बहुत बड़ा सा कोल माइन है, झारखंड के झरिया में कोल माइन है। तो ये कोल माइन क्या होता है ना, पता लगता है कि इस वेरी एरिया में, ठीक है, कोई बड़ा सा लैंड है, पता चला कि वहां पर साइंटिस्टों के द्वारा, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों को पता चला कि इस पार्ट में अगर इस पार्ट को अगर गड्ढा किया जाए, अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचा जाए, तो यहां पर कोई माइंस है, या तो कोल माइन है, या हो सकता है यहां पे सोना मिलेगा, या नहीं तो कुछ और। दैट मीन्स कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा मिला अर्थ के क्रस्ट से, दैट इज कॉल्ड मिनरल। जो एक्स्ट्रा मिला सैंड, स्टोन और मिट्टी को छोड़ के, दैट इज कॉल्ड मिनरल। और वो जो बड़ा सा पार्ट है अर्थ का, जहां पे जिसको डिग आउट किया गया, जहां पे उतना बड़ा सा उतना गहरा गड्ढा किया गया, उसको बोला जाता है माइंस। इसीलिए माइंस से जो चीज निकला, माइंस से जो चीज निकला वो क्या हो गया, मिनरल्स। माइंस से जो निकला वो मिनरल्स। बात समझ में आई ना? ओके, तो ये बात थी मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं अब आपको पता चल गया, जो अर्थ के क्रस्ट से हमें मिलता है। अच्छा, तो बच्चों बात यही है कि अभी हम लोग मिनरल्स को समझ गए। इसके बाद अब एक टर्म आता है ओर। क्या टर्म आता है? ओर। यहां पे अगर आप ध्यान से समझ जाओगे तो समझ लो सारी परेशानी, सारा टेंशन खत्म। और मिनरल्स तो समझ गए कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे से जो मिल रहा है वो सारा मिनरल है हम लोगों के लिए। तो बच्चों अब ये बात आती है ओर्स की। ये ओर्स क्या है? ये ओर्स भी मिनरल्स ही हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आपको अर्थ के क्रस्ट से दो अलग अलग तरह का चीज मिला। उन दोनों चीज को जब आपने अच्छे से देखा, जब आपने रीड किया बहुत अच्छे से, तो पता चला कि दोनों से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बात समझ रहे हो ना? दोनों से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। आप प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। ओके, अकरेंस ऑफ मेटल में मैं इस लाइन को बिटाऊंगा, इसलिए मैं इस लाइन को पहले ही बता देता हूं। तो मैंने बता दिया कि अर्थ के क्रस्ट में मेटल्स मिलते हैं हमें। तो मेटल का मिलने का दो तरीका है। सम मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब कि गोल्ड है तो वो गोल्ड में ही मिल रहा है, आयरन है तो वो आयरन में मिल रहा है। एंड सम मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में होते हैं, मतलब सोना है तो सिर्फ सोना ही मिलेगा, मिलावट कुछ नहीं, ठीक है। चांदी है तो चांदी, प्लैटिनम है तो प्लैटिनम। और कुछ जो एलिमेंट मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, मतलब कंपाउंड बना हुआ रहता है किसी और नॉन मेटल के साथ, या हो सकता है किसी और मेटल के साथ ही वो कंपाउंड बना हुआ है उसमें। तो क्या जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जरूर अर्थ के क्रस्ट के ही अंदर किसी न किसी से कोई ना कोई सेटिंग करके अपना कंपाउंड बना लेगा, और जो एकदम लीस्ट रिएक्टिव है वो लोग क्या रहेगा, शांति से रहेगा, है ना। अब जैसे देखो ये जो नोबेल मेटल्स हैं, अब आप अगर बात को समझना चाहो तो मैं समझाता हूं आपके लैंग्वेज में, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सब मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ये मेटल्स बहुत ही मतलब लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, एकदम लीस्ट रिएक्टिव। मतलब इनके आसपास कोई भी आ जाए कोई मतलब नहीं है, ये मस्त मगन अपना अपने सॉरी। तो क्या है कि ये फ्री स्टेट में है, मतलब नॉर्मल मेटल्स है, ये एकदम फ्री स्टेट में पाए जा रहे हैं। इनके आसपास कोई भी आ जाए ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं।
नहीं कर रहे हैं मतलब क्या, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके आसपास कोई भी आ जाएगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये अकेले बैठा हुआ है, एकदम शांति से, इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कुछ मेटल्स जो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, जैसे सोडियम बहुत रिएक्टिव है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा होगा, या कैल्शियम या पोटेशियम या एल्यूमिनियम, ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इनके आसपास कोई भी आएगा बस रिएक्ट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए हिंदुस्तान में या इस वर्ल्ड में जो नोबेल पीपल हैं वो बहुत गिने चुने हैं, हम लोग नाम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद नोबेल थे, नहीं, महात्मा गांधी नोबेल रहे, और जो भी लोग हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नोबेल हैं। तो मतलब ऐसे लोग, गौतम बुद्ध बहुत ही नोबेलिस्ट में से रहे। तो ये लोग नोबेल इसलिए रहे, ये लोग फ्री स्टेट में पाए गए। क्यों? क्योंकि इन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ, ना ही पबजी खेले ये लोग कभी अपने लाइफ में, ना ही कभी किसी के साथ डेट पर गए घूमने के लिए। डेट नहीं करना है, पबजी नहीं खेलना है, मोबाइल नहीं चलाना है, झूठ का इधर उधर माथा नहीं लगाना है। मतलब एकदम फ्री स्टेट में कोई कितना भी बोल दे कि यार चलो पार्टी करके आते हैं, स्वामी विवेकानंद को कोई बोल देता कितना भी पार्टी करके आते हैं, चलो वहां पे डांस वांस होगा, एकदम मुन्नी बदनाम हुई, तो ये सब भी स्वामी विवेकानंद को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बता क्या रे वहां चलो ना, पूरा मजा आता है। या कोई मतलब डेट पे जाने के लिए कोई अच्छी लड़की दिख गई तो वाह बहुत अच्छी लड़की, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये लोग क्या थे, नोबेल मेटल थे, इसीलिए ये लोग फ्री स्टेट में रहे, अकेले सब लोग पहचाना, रिएक्ट ही नहीं किए। कैसा भी सिचुएशन आ जाए ये लोग रिएक्ट नहीं किए। तो जैसे ये लोग नोबेल मेटल्स थे, वैसे ही हमारे नोबेल मेटल्स हैं गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, सिल्वर एक्सेट्रा। ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अर्थ के ये लोग कहीं भी रहे, बाहर रहे, अर्थ के क्रस्ट में रहे, फ्री स्टेट में रहते हैं, किसी से कोई रिएक्शन नहीं, तो कोई कंपाउंड नहीं बनाना है। अब आइए इन गधों के पास, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव। जो जो बोला सब, कोई बोला पबजी खेलो तो बहुत अच्छा लगता है खेलना शुरू, कोई बोला अरे लूडो खेलो उसमें पैसा आता है, देख लूडो खेलना शुरू, कोई बोला कि आशीष चंचलानी का वीडियो देखो बहुत अच्छा बनाता है, भुवन बाम वही ना है, बीबी की वाइन्स, वो देखो बहुत अच्छा लगता है, वो देखना शुरू कर दिए। मतलब जो जो बोला, इसके आसपास जो आया गया, कहीं वह पार्टी चल रहा है, पूरा मजा आ रहा है, एकदम चिकन मटन सब कुछ है, सब ड्रिंक सब है, तुरंत चला गया उसके साथ घूमने के लिए। नहीं, कोई आसपास दिखा तुरंत डेट पे चले गए। मतलब ये लोग क्या है, कोई भी आसपास रहा ये उसी के साथ कंपाउंड बना लेगा। कोई ऐसे नहीं है, कोई दोस्त है अरे आप चल रहे यार खेलते हैं, कुछ कहीं घूम के आते हैं, कहीं फिल्म देख के आते हैं, चलो। ये लोग क्या कर रहे थे, फ्री स्टेट में थे, कोई भी बोला कोई असर नहीं हुआ। ये लोग हैं जो बोला सब पर असर हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या रहेंगे, कभी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा किसी न किसी चीज से घिरे हुए रहते हैं। तो ये क्या है, ये सब है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो कि फ्री स्टेट में नहीं कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। जिन पे कोई असर नहीं हो रहा था वो अकेले रहे, फ्री स्टेट में रहे, और जिन पे असर हो रहा है वो कंबाइंड स्टेट में। बात समझ में आ गई ना? तो अर्थ के क्रस्ट में ये सारे नोबेल मेटल्स, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब फ्री स्टेट में रहते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बाकी जितने जिंक, आयरन, ये सब कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। अच्छा, ज्यादातर जितने मेटल्स है वो सब कंबाइंड स्टेट में ही रहते हैं। इसीलिए आप देखो ज्यादातर लोग इसी सब में हैं, पबजी खेल रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, लड़की के साथ डेट पे जा रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप में, रात भर फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। उनमें से कुछ गिने चुने हैं जो गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद बनते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं, जिन पर इन सब चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए आप देखो कंबाइंड स्टेट में रहने वालों की संख्या कितनी है, बहुत ज्यादा, और नोबेल जो लोग हैं जो फ्री स्टेट में वो बहुत कम है संख्या में। बात समझ में आ गई ना? मैं सिर्फ इन चीजों को इसलिए बोल रहा था बार बार ताकि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए। हाँ, तो अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों ओर्स पर, मिनरल्स एंड
ओर्स पर आ रहे हैं हम, ओर्स पर। आपको मैंने बता दिया कि अर्थ के क्रस्ट में से जो मिला वो मिनरल्स है। तो अब ओर्स क्या है? तो देखो बच्चों, सपोज करो एक जगह अर्थ को डिग आउट किया गया, एक माइंस बनाया गया, वहां से दो तरह का मिनरल मिला, एक ए और एक बी। ठीक है, एक ए मिला और दूसरा बी मिला। ठीक है, दो मिनरल मिला है, पहला ए और दूसरा बी। इस ए को देखते हैं हम लोग, इस ए के पास क्या है ना कि मान लेते हैं कि दोनों से हमको आयरन पता चला कि दोनों आयरन रिच मिनरल्स हैं, मतलब दोनों से आयरन का एक्सट्रैक्शन हो सकता है। ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसमें देखा गया कि ये मिला हुआ है, मैं ये आधा आधा करके बता रहा हूं, लेकिन आपको समझना है कि ये पूरा मिला हुआ है। ए में लगभग 75% ए का 75% आयरन है, बाकी का 10% ऑक्सीजन भी है इसमें, और 5% इसमें सल्फाइड भी है, और 10% इसमें मान लो कार्बोनेट भी है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना? ओके। उसी तरह से बी वाला जो है, बी वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है ना कि बी वाला 96% आयरन है। ठीक है, और बाकी का जो 4% है वो ऑक्सीजन है सिर्फ। तो इसमें ये 4 तरह का चीज मिला हुआ है और इसमें ये 2 तरह का चीज मिला हुआ है। इस 4 में हमको इससे भी आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है और इससे भी आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो बच्चों पहले हम लोग ए पर फोकस करते हैं। इस ए वाले ओर से आयरन को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले ये सल्फाइड हटाएंगे, नहीं पहले कोई ना कोई एक चीज तो हटाना होगा ना, तो पहले सल्फाइड हटाए। उसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ प्रोसेस लगेगा, कुछ मशीन्स का यूज होगा, कुछ पैसा खर्च होगा। ठीक है, उसके बाद फिर कार्बोनेट है, कार्बोनेट को भी हटाना होगा। इस कार्बोनेट को भी हटाने में थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा और पैसा लगेगा, थोड़ा और मैकेनिकल पावर, थोड़ा और मैन पावर लगेगा। ओके, फाइनली तब इस ऑक्सीजन को भी हटाना होगा, क्योंकि हमको तो प्योर आयरन चाहिए ना यार। ये 75 मतलब हमको 100% आयरन चाहिए, तो 100% आयरन का मतलब ये पूरा हटेगा, ये 75% ही 100% बन जाएगा, नहीं? ओके, तो मतलब क्या है कि अब 10% ऑक्सीजन को हटाने में भी कुछ प्रोसेस, कुछ टाइम, कुछ पैसा। तो आप एज अ होल देखो तो इसको सिर्फ आयरन इससे एक्सट्रैक्ट करने में पैसा भी खर्चा हुआ, टाइम भी बहुत लगा, और मैकेनिकल प्रोसेस, मैन पावर, लेबर भी बहुत ज्यादा। अच्छा, इस वाले में आओ, इससे भी आयरन ही एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और इससे भी हम लोग आयरन ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ज्यादा आयरन का एक्सट्रैक्शन कहां होगा? ऑफ कोर्स इसमें होगा। अच्छा, प्रोसेस भी इसमें देखो, इसमें 3 बार प्रोसेस लगा, जिसमें कि पैसा भी बहुत खर्चा हुआ और आयरन मिला भी कम, आउटपुट भी हमको बहुत कम मिला, रिजल्ट भी कम मिला। लेकिन इसमें इस 4% ऑक्सीजन को सिर्फ हटाना होगा, थोड़ा पैसा खर्चा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इससे तो बहुत कम टाइम लगेगा इसमें, और प्रॉफिट कहीं ज्यादा होगा। तो बच्चों ये ए और बी दोनों था मिनरल, ठीक है, लेकिन ए विल रिमेन एज मिनरल, बी विल बी कॉल्ड एज ओर। मतलब ओर का मतलब होता है, ओर्स आर द मिनरल्स, ओर्स आर द मिनरल्स, ओर्स आर द मिनरल्स from which the metal can be extracted financially on a commercial scale to gain more and more profit. अब आप खुद ही देखो ना, ये दोनों मिनरल है, इसमें से ज्यादा प्रॉफिट किसमें होगा? ऑब्वियसली इसमें,
क्योंकि इसमें ज्यादा आयरन भी निकल रहा है और इसमें टाइम भी कम खर्च हो रहा है, पैसा भी कम खर्च हो रहा है, मैन पावर भी कम लग रहा है, मैकेनिकल पावर भी कम लग रहा है। लेकिन इसमें आयरन भी कम मिल रहा है, प्रोसेस भी बहुत ज्यादा लग रहा है, टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है, आदमी मैन पावर तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। तो क्या है, दोनों मिनरल्स था, लेकिन मैंने क्या बोला, प्रॉफिटेबल ज्यादा कौन है, ज्यादा पैसा किसमें आएगा, कमाई ज्यादा किसमें होगा, ऑफ कोर्स बी में। तो बी विल बी ओर एंड ए विल बी मिनरल। बात समझ में आई? मिनरल और ओर में डिफरेंस। ओर्स भी मिनरल ही है, लेकिन ओर्स क्या होता है, वैसा मिनरल जिससे कि मेटल्स का प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन किया जा सके, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट हो। बात क्लियर है ना? आई डोंट थिंक कि अब कुछ बचा इसमें। तो ओर और मिनरल्स का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, ओर और मिनरल्स में हम लोग एक रिलेशन को ऐसे में एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितने भी ओर्स हैं वो सब मिनरल होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे मिनरल्स ओर ही हो। अभी मैंने बताया ए और बी दोनों मिनरल था, लेकिन उसमें से ओर कौन था, बी वाला। ए सिर्फ मिनरल ही रहा। तो जितने ओर्स हैं वो सब तो मिनरल होंगे ही, ये तो 100% श्योर है कि ऑल मिनरल्स आर ओर्स। लेकिन जितने मिनरल हैं, जितने मिनरल है वो सारे के सारे, जितने मिनरल्स हैं वो सारे के सारे ओर होंगे, ये जरूरी नहीं है। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। अकरेंस ऑफ मेटल समझ में आ गया। अच्छा, अब आप देखो, मैंने यहां पे कुछ डेटा लिखा है, आपकी काम का है। इसके बाद भी आपको और डेटा भी मिलेगा, लेकिन आप देख लो। These are some of the ores। ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ores of some metals। ores of some metals क्या, कौन कौन? जैसे सोडियम देखो, सोडियम किस ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो फर्स्ट वन इज चिली सॉल्ट पीटर। इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। द केमिकल नेम इज सोडियम नाइट्रेट। मतलब और मिनरल्स तो बहुत सारा है, लेकिन सोडियम सबसे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन उसका किससे होता है? सोडियम नाइट्रेट से, जिसको बोला जाता है चिली सॉल्ट पीटर। या नहीं तो ब्राइन। ब्राइन एक सॉल्यूशन है किसका? NaCl, मतलब कॉमन सॉल्ट का। इससे भी Na को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। या फिर वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, यहां से भी सोडियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये तीनों ओर हो गया किसका? सोडियम का। क्यों सोडियम का ओर है? क्योंकि इससे हम लोग सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैल्शियम का देखो बच्चों, कैल्शियम क्या है? कैल्साइट। फॉर्मूला है CaCO3, क्योंकि इससे कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रॉफिटेबली, इसीलिए दिस इज द ओर ऑफ कैल्शियम। ओके, अब यहां पे देखो, मैग्नीशियम का कौन है? डोलोमाइट। मैग्नीशियम का डोलोमाइट। नाउ व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? MgCO3। मतलब इससे मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, और क्या है? मैग्नेसाइट। और क्या है? मैग्नेसाइट। ओके, एल्यूमिनियम को देख लो, बॉक्साइट। Al2O3 2H2O। एल्यूमिनियम का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अगर और पूछेगा आपसे तो आप सबसे पहले लिखोगे बॉक्साइट। फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 2H2O, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेटेड। आयरन में आ जाओ, सबसे पहला है हेमेटाइट, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, सॉरी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यहां पे देख लो मैग्नेसाइट Fe3O4, ये सबसे आयरन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका ओर है? आयरन का। Hg मर्क्यूरी कौन है? सिनेमार। CINNABAR, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपके बोर्ड्स के लिए, चाहे आप आगे चल के किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करो। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, आयरन का हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, और सिल्वर का HgS।
सॉरी मर्क्यूरी का HgS दैट इज सिनेबार। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर्स है, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद कॉपर है क्यूपराइड Cu2O, क्यूपराइड और एक कॉपर पायराइड CuFeS2। ठीक है, ये दोनों भी कॉपर के ओर्स है। जिंक का ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक ब्लेंड ZnS जिंक सल्फाइड प्लस और कैलामाइन ZnCO3। ये जो कैलामाइन है बच्चों आपको याद होगा, इस कैलामाइन को भी यूज किया जाता है एज एंटासिड्स। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ ओर्स हैं मेटल्स के, जिससे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बात क्लियर है? ओके, तो शायद आपने इसको लिख लिया होगा। यहां पे भी मैंने एक चीज और लिखा है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। एटमॉस्फेयर में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पहले से ही पता है कि एयर में सबसे ज्यादा एबंडेंट नाइट्रोजन होता है, लेकिन अर्थ के क्रस्ट में ध्यान दीजिए मेरी बात को, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, मेटल नहीं, अगर आपसे द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट बोल देगा तो आप बोलोगे ऑक्सीजन। और अगर आपको बोल दे द मोस्ट एबंडेंट मेटल, ऑक्सीजन इज नॉट अ मेटल, पता है ना, इट्स अ नॉन मेटल, तो एलिमेंट सबसे एबंडेंट कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज, तो आप बोलेंगे एल्यूमिनियम। बात समझ में आई? अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल मिलता है? एल्यूमिनियम। कौन सा मेटल होता है? एल्यूमिनियम। और सबसे ज्यादा कौन एलिमेंट पाया जाता है? तो दैट इज ऑक्सीजन। ओके, अब देखो बच्चों, इन तीन चीजों को भी आप लिख सकते हो। अभी तक हमने ओर्स को देखा, अकरेंस ऑफ मेटल देखा, टाइप्स ऑफ ओर्स देखा, नेम्स ऑफ द ओर्स देखा, ओर और मिनरल में डिफरेंस और ओर और मिनरल में रिलेशन, ये भी दोनों हमने देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं, मीन्स हम लोग अभी मेटलर्जी में ही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। फर्स्ट वन इज हाइड्रोमेटलर्जी, सेकेंड वन इज पायरोमेटलर्जी एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हाँ, ओके, हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रो मतलब द एक्सट्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल, यू कैन राइट इट, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल बाय डिसॉल्विंग इट इन एक्वस सॉल्यूशन। एकदम क्लियर है? हाइड्रो मतलब यहां पर हाइड्रो पानी के लिए यूज हो गया है, ठीक है ना। तो हाइड्रोमेटलर्जी में क्या होता है? मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बाय डिसॉल्विंग इट इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि उस पूरे ओर को या फिर किसी भी तरह से पानी में डिसॉल्व करके जो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाएगा हाइड्रोमेटलर्जी। उस तरह से जब मेटल को जला के हीट देके जब मेटल को उसके ओर से अलग किया जाता है तो इट इज नोन एज पायरोमेटलर्जी। PYRE, पायर। दिस पायर इज एक्चुअली चिता में जो आग लगता है, वो डेड बॉडीज को जो जलाया जाता है, इट इज नोन एज फायर, PYRE। सो पायरोमेटलर्जी मतलब जरूर आग से रिलेटेड होगा। तो वैसा प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल जिसमें कि मेटल्स को हीट किया जाता है विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा आप आगे समझ जाओगे। और थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है भाई? तो इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। मेटल का एक्सट्रैक्शन, ये तीनों में मेटलर्जी में तो आपको पता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, तीनों में मेटल्स, मेटलर्जी में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। तो पहला है हाइड्रोमेटलर्जी जिसमें पानी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके, मतलब पानी में डिसॉल्व किया जाता है। दूसरा है पायरोमेटलर्जी जिसमें कि उसको आग हीट किया जाता है। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। आप इन चीजों को अभी फिलहाल कॉपी में लिख लो।
लोगों ने सारा कुछ लिख लिया होगा, है ना? इससे पहले नाउ फोकस ऑन दिस. आई हैव मेड अ मेमोरी मैप फॉर यू ऑल. This flow chart will actually help you to understand metallurgy and the processes employed and applied in the process of metallurgy. Okay, so let's focus. Metallurgy को मैंने आपको बता दिया है कि metallurgy is it is a combination or the process, all the technological and physical or economical or whatever the process is applied or employed in extracting a metal from its ore. यही है ना? ओके, तो आपको पता हो गया कि पहले ओर्स और मिनरल्स क्या है. तो आप देखिए, सबसे पहले बात आई ओर्स मिल गया हम लोगों को. ओर्स का करवाया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब है ओर्स को पहले फिजिकली जितना हो सकता है उतना सा साफ करना. ठीक है, जो कि सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस या सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस या फिर मैन प्रोसेस से हो जाए. मैकेनिकल और मस्कुलर प्रोसेस से जो कुछ साफ सुथरा हो सकता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. ठीक है, उसके बाद फिर जब ओर्स को कंसंट्रेट कर दिया जाता है, ये प्रोसेस से ओर जब गुजर जाता है, तो अब देखो 3 तरह के ओर्स हो सकते हैं. चूंकि हमारे पास मेटल्स भी 3 कैटेगरी में है, हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल. तो उसी तरह से तो ये ओर्स में हमें पता है नहीं, मतलब सब तरह के ओर्स हैं, तो सब तरह के ओर्स का कंसंट्रेशन होता है, लेकिन उसके बाद प्रोसेस क्या क्या यूज होता है आप देख लो. अगर ओर हाईली रिएक्टिव मेटल का है बच्चों, अगर ओर हाईली रिएक्टिव मेटल का है, तो क्या होगा, उस ओर का सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइसिस? द प्रोसेस ऑफ breaking down of something as compound or anything like that, the process of breaking down of something by means of passing electricity with the help of electricity. बात समझ में आई? इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किसी चीज को तोड़ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. तो वैसे ओर्स जिससे कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ओर्स का क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और उसके बाद हमें इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे हुआ हमें प्योर मेटल मिल जाता है. तो हाईली रिएक्टिव मेटल का ये है काम. हाँ, अब अगर मेटल्स मीडियम रिएक्टिव मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं. तो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स का जो ओर होता है, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके ओर्स 2 कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. या तो वो कार्बोनेट में होंगे, ठीक है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, या तो वो कार्बोनेट में होंगे, और या नहीं तो वो सल्फाइड ओर्स होंगे. मतलब अगर मान लो कि हमने एक X मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल X मेटल को लिया और Y, ये दोनों मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, तो ये X का जो ओर होगा वो या तो XCO3 में रहेगा, मतलब कार्बोनेट ओर रहेगा, और या नहीं तो XS रहेगा, मतलब सल्फाइड ओर रहेगा. ठीक है, तो अगर बच्चों हमारा जो ओर है, अगर वो कार्बोनेट ओर है, तो हम लोग उसका करवाते हैं कैल्सिनेशन. और अगर वो सल्फाइड ओर है, अगर कार्बोनेट ओर है, तो हम लोग उसका क्या प्रोसेस करवाते हैं, C से कार्बोनेट, C से कैल्सिनेशन. और अगर ये सल्फाइड ओर है, तो हम लोग इसका क्या करवाएंगे, रोस्टिंग. रोस्टेड चिकन खाते हो ना, रोस्टेड चिकन, तो उसी तरह से इसका हम लोग करवाएंगे. अगर सल्फाइड हो रहा तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट हो रहा तो कैल्सिनेशन. ओके, इसके बाद
जैसे ही कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हो जाएगा, कार्बोनेट ओर के केस में कैल्सिनेशन करवाएंगे, या तो कैल्सिनेशन होगा या तो रोस्टिंग होगा, यही है ना दो। जैसे ही कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो जाता है तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें मिलता है मेटल का ऑक्साइड। मतलब जैसे ही इनका कैल्सिनेशन हो जाए या रोस्टिंग हो जाए, दोनों में से जो भी प्रोसेस हो जिसके लिए, तो उसके बाद ये कार्बोनेट और एस हट के XO या YO में तब्दील हो जाता है, मतलब मेटल का ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इसीलिए करवाया जाता है ताकि मेटल का ऑक्साइड बनाया जा सके, ठीक है। फिर इस मेटल के ऑक्साइड का कर दिया जाता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? तो रिडक्शन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ वेरी कंपाउंड। बात समझ में आई? रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का रिमूवल। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज रिडक्शन। दिस इज इट। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। कम करो यार, कम करो जरा से, या फिर हटा दो। जस्ट रिड्यूस इट टू द नील, मतलब क्या है? एकदम खत्म कर दो, इतना कम करो कि खत्म ही कर दो इसको। तो उसी तरह से जो इसका ऑक्साइड बनाया गया, तो अब क्या किया जाएगा? इसको रिड्यूस किया जाएगा। रिड्यूस का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही इसका ऑक्सीजन हट गया, इसका भी ऑक्सीजन हट गया, हमारे पास क्या बच जाएगा? मेटल बच जाएगा। फिर जो मेटल बचा उसको प्यूरिफाई कर लिया जाए। नहीं, अरे पानी निकाला तो पानी निकल गया, पानी को क्या करना है? प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करना है तो फिल्टर में डाल दो। उसी तरह से मेटल हमें प्योर मिल गया ना, उसका प्यूरिफिकेशन है। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का था बच्चों। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का हम लोग क्या कर रहे हैं? या तो कार्बोनेट हो रहे हैं तो कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड हो रहे हैं तो रोस्टिंग। उसका मेटल ऑक्साइड बना, मेटल ऑक्साइड से फिर हम लोग उसका क्या करेंगे? रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन के बाद प्यूरिफाई हो गया, काम खत्म। अच्छा, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव, मतलब जो बहुत नीचे है, हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं, वो क्या होता है? वो या तो फ्री स्टेट में होते हैं, एकदम फ्री स्टेट में पाया जाएगा, और या नहीं तो उनका सल्फाइड ओर होता है। जैसे AgS, Ag2S, ठीक है। तो क्या है कि या तो वो फ्री स्टेट में रहेगा, या नहीं तो उसका सल्फाइड ओर मिलेगा। तो सल्फाइड ओर का फिर क्या है? अगर जब भी सल्फाइड ओर रहता है तो क्या किया जाता है? रोस्टिंग करवाया जाता है। तो सल्फाइड ओर का इसमें भी रोस्टिंग करवा देंगे, मेटल मिल जाएगा, मेटल को फिर से रिफाइन कर लेंगे। दिस इज द फुल फ्लो चार्ट ऑफ मेटलर्जी। आप लोग इसको अपने नोटबुक में इसी तरह से उतारोगे। चलो जल्दी से करो, तो अपने नोटबुक में उतारो बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से लिखा हुआ है। आई थिंक कि आज हमारा क्लास ओवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेटलर्जी बड़ा सा टॉपिक है, बड़ा सा एक चैप्टर ही होता है। तो क्या है कि आज इसको ऐसे आप लोगों को इतनी जरूरत नहीं है जितना मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं बता रहा हूं तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा ही आगे की क्लासेस में, तो आप इसको समझ ही लो, ठीक है। तो ये कुछ हो गया इतना सा। ये मार्क माय वर्ड थे, आप लोग अगर मेरे पढ़ाए हुए मेटल और नॉन मेटल को अच्छे से याद रख लिए ना, तो 10th में फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं होगा मेटल एंड नॉन मेटल में। मैंने 10th लेवल का सारा कुछ आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, पढ़ाई को एंजॉय करो। फिर हम लोग इसको एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। 10 में जाके भी इसका आपका एक बार रिवीजन ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आपको ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया। मेटलर्जी में क्या सबसे पहले ओर मिला, ओर का कंसंट्रेशन किए, उसके बाद वो ओर अगर हाई रिएक्टिव था तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, आप लोगों को प्योर मेटल मिल गया। अगर मीडियम रिएक्टिव था तो उसका कार्बोनेट हो रहे तो उसका कैल्सिनेशन करवाए, सल्फाइड हो रहे तो रोस्टिंग करवाए। आफ्टर दैट रोस्टिंग कैल्सिनेशन करवाने के बाद मेटल ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाए, एंड आफ्टर रिडक्शन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, दैट इज दिस इज इट, ठीक है। उसी तरह से मेटल अगर लो रिएक्टिविटी का है, बहुत लो रिएक्टिव है, तो उसका हम लोगों को सल्फाइड ओर मिलेगा। इस सल्फाइड ओर का हम लोग फिर से रोस्टिंग करवा देंगे, इसका रोस्टिंग करवाने के बाद ऑक्साइड मिल जाएगा। ऑक्साइड का हम लोगों को फिर क्या करना है? रोस्टिंग के बाद यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लिखो पहले, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। इस मेटल ऑक्साइड से फिर हम लोगों को रिडक्शन करवा देना है, मेटल का हमें
रिडक्शन करवा दिए तो मेटल मिल गया, उस मेटल का फिर से रिफाइनिंग करवा देना है। तो दिस वाज द फ्लो चार्ट। अच्छा, तो अभी हम लोग सिर्फ ओर्स को समझे कि ओर्स क्या होता है। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। देखो बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है ना, ये है कुछ तरीका ओर्स का कंसंट्रेशन का, ये कुछ प्रोसेसेस हैं। देखिए मेटलर्जी प्रोसेस में क्या क्या है। पहले ड्रेसिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये सबसे पहला प्रोसेस है। ओर मिल गया, उसके बाद उसका ड्रेसिंग एंड कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद कन्वर्शन हो जाता है उसका, किसमें, डिजायर्ड कंपाउंड या ऑक्सीजन में। आप देख रहे हो ना, ये तो पहले से ही ये वाला एक्स मेटल पहले से ही कार्बोनेट में था, या वाई वाला मेटल पहले से ही सल्फाइड में था। तो हम लोग इसको फिर ऑक्साइड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऑक्साइड से फिर मेटल को निकालना इजी होता है। यहां से डायरेक्टली हम लोग मेटल को नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग ना, कि यहां पे सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं। कार्बोनेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ऑक्साइड फॉर्म और सल्फाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस applied in the process of in the due course of metallurgy. Okay, तो ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन के बाद हम लोग कन्वर्शन करते हैं ओर का, किसमें, या तो ऑक्साइड में, कन्वर्शन ऑफ ओर टू ऑक्साइड और टू डिजायर्ड कंपाउंड, या फिर जो कंपाउंड हम लोग चाहते, तो हम लोग के चाहने से तो कुछ नहीं होगा ना। डिजायर्ड कंपाउंड लिखने का मतलब है वैसा कंपाउंड जिससे एक्सट्रैक्शन करने में उस लेबोरेटरी में ज्यादा इजी हो, या फिर उस सेटअप में हो सकता है ऑक्साइड से भी इजी किसी और कंपाउंड से रिड्यूस करने में हो। तो क्या है, डिजायर्ड कंपाउंड मैंने इसलिए लिख दिया। अच्छा, जैसे ही कन्वर्सन हो जाता है, उसके बाद उस कन्वर्सन से क्या करते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को। कैसे, ऑक्साइड बना तो उसको रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन हट गया, मेटल का एक्सट्रैक्शन हो गया, और फाइनली हमारे पास मेटल मिल गया। उसके बाद उस मेटल को हम लोग रिफाइन कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग आई थिंक आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग ऑफ ओर्स को ही समझ सकते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप ड्रेसिंग ऑफ ओर को थोड़ा सा समझो। ये ड्रेसिंग ऑफ ओर क्या है ना, जैसे मान लो कि पता चला कि नहीं भाई इस एक स्पॉट, मतलब एक पीस ऑफ लैंड को स्पॉट किया गया कि नहीं, अगर इसके अर्थ के इसके क्रस्ट तक पहुंचा जाए तो यहां पे हमें माइंस मिलेगा, यहां पे हमें अलग अलग तरह का मिनरल्स मिलेगा। ठीक है, तो उसको डिग आउट किया गया। अब वहां पे सच में जैसा प्रेडिक्शन था वहां पे मिनरल्स मिल गया। उस मिनरल में अब तो और है कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा ना, पहले उस मिनरल को निकाला गया। ठीक है, निकाला गया, तो निकालने के बाद साइंटिस्ट लोग उतने तो स्मार्ट है ही नहीं, कि स्मार्ट बोलना बहुत गलत होगा, उनकी तौहीन होगी, लेकिन आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड स्मार्ट इन पॉजिटिव सेंस। तो पता चल गया कि ये और है। अच्छा, अब क्या होगा ना, शुरू होगा यहां से काम। सबसे पहले क्या किया गया, उस माइन से उस मिनरल को निकाला गया या फिर उस ओर को निकाला गया। यहां से ड्रेसिंग शुरू हो चुका है ऑलरेडी, निकाला गया उसको आइदर विद अ क्रेन और जो भी हो, कुछ भी प्रोसेस से। पहले उसको अर्थ के क्रस्ट से निकाला गया बच्चों। अर्थ के क्रस्ट से निकालने के बाद सबसे पहला काम है, जो सबसे पहला प्रोसेस है, दैट इज हैंड पिकिंग। ये हैंड पिकिंग क्या है कि उसको निकालने के दौरान कोई भी वैसा इंप्यूरिटी जिसको हाथ से हटाया जा सके। अब मान लो कि इतना बड़ा सा, बहुत बड़ा सा माइन से मिनरल को, इतना बड़ा सा मिनरल को निकाला गया, तो इस बड़े से मिनरल को निकालने में क्या है, छोटा मोटा कुछ पत्थर उत्थर भी आएगा नहीं, इतना बड़ा बड़ा बोल्डर्स आ गया। तो ये हैंड पिकिंग का मतलब उसको हाथ से उठा के, कुछ वैसा इंप्यूरिटी जिसको हाथ से उठा के फेंका जा सके, हैंड पिकिंग हो गया। उसके बाद आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद क्या किया जाता है, इनको बिग जॉब क्रशर्स होते हैं। क्रश मीन्स तोड़ देना, बिल्कुल मरोड़ देना, समझ रहे हो ना, क्रश कर देगा ऐसा टाइप का। तो क्रशर्स, जो बिग जॉब क्रशर्स होते हैं, वो क्या होता है ना, आपने बड़ा बड़ा क्रशर देखा होगा कि उसमें किसी भी चीज को डालो तो वो पूरा क्रश करके बिल्कुल चूर चार कर देता है, उसको चूर कर देता है,
तो क्या है कि इसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब कटिंग करना। अरे तो ये कपड़ा या कागज थोड़ी जो कैंची से बैठ के काट रहा है। अरे तो बड़ा सा रॉक है ना, अरे मिनरल भी एक टाइप का रॉक ही है। तो क्या होगा कि अब उसको क्रश किया जाता है विद बिग जॉ क्रशर, बहुत बड़े बड़े मशीन होते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। क्या होगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया जाता है। अब उन छोटे छोटे पार्ट्स में कर देने पे और जितना इंप्यूरिटीज है जो हाथ से हटने वाला है वो हैंड पिकिंग से हट गया। अब वो छोटा पार्ट में हो गया। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है, अब ये जो हमारा थर्ड प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज पल्वेराइजेशन। पल्वेराइजेशन का मतलब क्या होता है? पल्वेराइजेशन का मतलब होता है ना, बिग बॉल क्रशर्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है ना, ये छोटे छोटे जो उतने बड़े मिनरल को काट के छोटा बोल्डर्स में तब्दील किया गया। अब उन बोल्डर्स को पल्वेराइजिंग मशीन में डाला जाता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे इन स्मॉल पीसेज और द स्मॉल बोल्डर्स का क्या होता है ना, पल्वेराइजेशन होता है। पल्वेराइजेशन का मतलब क्या है, यहां पे इन छोटे छोटे बोल्डर्स को बिल्कुल क्रश करके पाउडर बना दिया जाता है। इतना फाइन, इतना छोटा पार्ट कि वो देखने में लगे कि एकदम पाउडर्ड वे में, जैसा सैंड होता है उतना फाइन, या इनफैक्ट उससे भी ज्यादा फाइन। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। पहले उसको निकाला गया जो हाथ से खराब मतलब फेंकने वाला इंप्यूरिटीज था, उसका हैंड पिकिंग किया गया। उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट लिया गया, तोड़ दिया गया। उसके बाद फिर क्या किया, उसको चूर कर दिया गया पल्वेराइजेशन मशीन्स में, बिग बॉल क्रशर्स में। ठीक है, ये था हमारा ड्रेसिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ बच्चों, ओर्स देखे, ओर्स को बाहर निकाले। अब तक आपका ओर क्या पाउडर बन चुका है, लेकिन अभी तो उससे हम लोगों को उसको पाउडर क्यों बनाए, लगाने के लिए शरीर में, कौन से लगा लिए हो नवरत्न कूल, ठंडा ठंडा कूल, ऐसा हो रहा है कि पूरा ठंडा लग रहा है, मजा आ रहा है। अरे यार वो पाउडर थोड़ी है। तो अब हम लोग इस पाउडर को कंसंट्रेशन के लिए आगे भेजेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अरे ये पाउडर क्या है, ओर्स का ये पाउडर है ना, तो अब इन ओर्स का कंसंट्रेशन होगा। इस कंसंट्रेशन के लिए बच्चों हमारे पास 3 प्रोसेस है अभी फिलहाल, है तो बहुत सारा प्रोसेस। आपके लिए मैंने इन 3 प्रोसेस को सेलेक्ट किया है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है शायद। तो फर्स्ट वन इज ग्रेविटी सेपरेशन, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन एंड थर्ड वन इज फ्रॉथ फ्लोटेशन। अच्छा, इन तीनों में कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स में बच्चों होता क्या है ना, गैंग्स को हटाया जाता है। ये गैंग क्या है, GANGUE, गैंग। ये गैंग है, ये जो ओर था जिसको कि हमने पहले हैंड पिकिंग किया, फिर छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, उसके बाद फिर उसका पाउडर बना दिया। इनके साथ क्या होता है ना, अर्थ से रिलेटेड कुछ इंप्यूरिटी मिक्सअप रह जाता है, जैसे मिट्टी, जैसे सैंड या वैसा कुछ भी अर्थ रिलेटेड इंप्यूरिटी, दैट इज अर्थली इंप्यूरिटी। तो ये अर्थ रिलेटेड इंप्यूरिटीज जो है विच आर एसोसिएटेड विद ओर्स, जो अर्थ रिलेटेड इंप्यूरिटी जो कि ओर्स के साथ मिक्सअप ही रह जाते हैं तब तक जब तक कि उसको पल्वेराइज नहीं किया गया है, वैसे इंप्यूरिटीज को हम लोग बोलते हैं गैंग। और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स का मतलब है इसी गैंग को पहले ओर्स से दूर करना है। पहले गैंग को दूर करेंगे तब तो उसका ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट को उससे हटा के मेटल मिलेगा ना। अभी तो सबसे बड़ा चैलेंज है क्या कि अर्थ रिलेटेड इंप्यूरिटी को इससे ओर्स से दूर करना है, पल्वेराइज ओर्स से। ओके, तो आई थिंक कि आज के लिए फिलहाल आपका क्लास में यहां पर ही स्टॉप करता हूं, क्योंकि आज अगर मैं अब इससे ज्यादा बताऊंगा तो ये आपके लिए शायद समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको कहीं जाना नहीं है। अभी आप मुझे बताओ कि कहां पे क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गया है, इस फ्लो चार्ट में कहां पे प्रॉब्लम है। मैं इन चीजों को आपको एक एक करके अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का शुरू होगा कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन, देन मैग्नेटिक सेपरेशन, देन क्रॉस फ्लोटेशन। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस देख लेंगे, कार्बोनेट और सल्फाइड का कैल्सिनेशन रोस्टिंग देख लेंगे, रिडक्शन देख लेंगे, और तब जाके हमारा चैप्टर ओवर हो सकेगा। ठीक है, तो सॉरी मैंने पिछले बार बोल दिया था कि चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज के क्लास में, लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग मेरे क्लास को एंजॉय ही करते हो यार, तो क्या जरूरी है चैप्टर इतना जल्दी खत्म करना? आराम से पढ़ो। क्या ये चैप्टर फिनिश होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर फोकस करेंगे, जो आपके सिलेबस में होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस चैप्टर को फिर से शुरू करूंगा। ओके, तो आई थिंक आज जो कुछ भी बताया गया उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपके सामने हूं, प्रेजेंट हूं, बताइए। आई विल बी देयर, सॉर्ट योर प्रॉब्लम्स आउट। Till then, stay happy, stay blessed, stay safe. Okay, bye bye. Take care.